Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the Newton's second law of motion. सबसे पहले ये देखना है कि ये कब अप्लाई होता है, कि क्या सिचुएशन होती है जब ये अप्लाई होता है. तो इट डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. जब कोई फोर्स, नेट फोर्स जो है वो बॉडी पे अप्लाई की जाती है, तो उस सिचुएशन में सेकंड लॉ जो है अप्लाई होता है. और उसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स act on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगाई जाती है तो वो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो फोर्स. और वो एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में होता है? उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगाई जा रही होती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. तो ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है, ये ब्लैक और ब्लू में जो लिखी हुई है. यानी जब आप एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की होती है. फिर उसको देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की, यानी जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ही जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मैस के. अगर है बॉडी हैवी है, मैसिव है, तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा. और अगर एक्सेलरेशन जो मैस जो है वो कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. इसको आप आगे बार बार मैं एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m. ठीक है. इन्वर्सली जो भी चीज़ होती है वो 1/, की फॉर्म में आती है. इनको कंबाइन कर लें फर्स्ट टू इक्वेशंस को. कौन कौन सी? ये जो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड. इन फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को आपने कंबाइन किया तो आपके पास बन गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m. ठीक है. F/m जो है इसको आपने क्या करना है? अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे. इसमें आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे. हाँ, इसमें आप जो है इसमें आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो A इज़ इक्वल टू KF/m आ जाता है. तो यहाँ पे जो K है, ये वाला K जो हमने लगाया है, ये किसकी जगह पे लगाया? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने ख़त्म किया है तो उसकी जगह पे इक्वल के साथ KF/m लगा दिया. अब हम देखते हैं कि ये जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 होती है. ठीक है. तो इसलिए ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, फॉर एग्जाम्पल इसका नेम ए रख देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास A इज़ इक्वल टू F/m. ठीक है. और F जो है इधर ही रह जाएगा और F इधर रह गया और M को आपने उठा के इधर ले गए तो ये FMA हो गया. तो इसको आपने अरेंज करके लिखा F इज़ इक्वल टू MA. तो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है. इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? F इज़ इक्वल टू MA. अब इसकी एक और डेफिनेशन आगे एक्सप्लेन करूँगी कि इसको इस तरह भी जैसे मैंने आपको बयान किया पीछे एक्सप्लेन किया वो भी है. और वैसे सिंपल अगर किसी टाइम बिल्कुल ज़हन में ना आ रही हो तो आप ये भी लिख सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड फोर्स. तो ये भी हो जाती है. अच्छा जी, अब देखते हैं कि SI यूनिट, ये जो फोर्स हमारे पास आई है इसका SI यूनिट क्या है? इसका SI इसका SI यूनिट क्या है हमारे पास? न्यूटन. तो न्यूटन क्या चीज़ है? न्यूटन जो है वो 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg. 1 kg मैस की बॉडी के अंदर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए और वो जो प्रोड्यूस होता है और वो जो फोर्स कर रही होती है प्रोड्यूस, वो 1 न्यूटन फोर्स कहलाती है. ठीक है. नेक्स्ट पेज है. तो इसको फिर आगे रिप्रेजेंट कर दिया F इज इक्वल टू MA होगा. तो किस तरह फोर्स की क्या होती है? फोर्स की जो है यूनिट न्यूटन है. तो न्यूटन जो है वो हमारे पास, उसको अगर हम सब यूनिट में करेंगे तो क्या आएगा? मैस को, यानी 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? जिनके मैस की यूनिट है आपके पास, मैस की यूनिट है आपके पास
किलोग्राम और एक्सेलरेशन की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास जो है वो आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो वी कैन डिफाइन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स एफ इज इक्वल टू एम क्रॉस ए। ये तो हो गया हमारे पास लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली जो है 9th की बुक में सिर्फ लॉ दिया हुआ है और एप्लीकेशन कुछ खास एक्सप्लेन नहीं की गई। तो सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस में या कोई मतलब किसी भी वाइवा में या इंटरव्यू में या कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है कि ये अप्लाई किधर होते हैं। तो अप्लाई करने के लिए ये मैंने 2-3 एक्सप्लेन किए हैं एप्लीकेशंस, कि जब अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल। सिंपल एक एग्जांपल इन शॉर्ट वर्ड्स दे दिया, अब ज़रा बहुत ज़्यादा लंबी तो आप नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब क्रिकेटर जो है बॉल कैच करता है, जब एक बॉल कैच की जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही वो बॉल कैच करता है तो उसके हैंड्स की जो मूवमेंट होती है वो पीछे की तरफ ले जाता है। तो वो क्यों ले जाता है कि जैसे बॉल जितनी स्पीड से आ रही होती है वो बॉल आके उसके हैंड्स पे फोर्स लगाती है, फोर्स अप्लाई करती है, और वो फोर्स उसके हाथों में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। आप देखिए कि हाथों पे फोर्स भी ज़ाहिर है, ऊपर से बॉल आ रही है, वो हाथों पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और आपके हाथ दोबारा जो हैं वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई थी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और ये आपके पास जो है यही जो है वो सेकंड लॉ है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको छोटा सा ये मैंने आंसर कर दिया इसका, कि क्रिकेटर जो है वो लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैस तो है बॉल का, साथ जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जिससे वो आ रही होती है माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम करें, यानी कि ये फार्मूला किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। तो देन ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक हो गया। एक तो एप्लीकेशन ये थी। सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, वो है हाँ अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है जो मैं समझाऊंगी कि जो बताना ज़रूरी है कि जब फोर्स, अब ये बात हो रही है कि बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, नेट फोर्स जो है वो बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स से तो मैंने आपको फर्स्ट वाले में भी बताया कि बैलेंस फोर्स से तो ना कोई वेलोसिटी पैदा होगी, ना कोई बॉडी मूव करेगा, ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ज़ाहिर है बैलेंस फोर्स लग जाएगी तो किसी चीज़ ने मूव कैसे करना है, वो अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगी, अगर उस पर एक बैलेंस फोर्स लग रही है तो मोशन में ही रहेगा, तो उसमें कोई चेन नहीं आएगी। जब चेन नहीं आएगी तो ना कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, ना कोई एक्सेलरेशन होगा। तो अब देखते हैं कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हो तो क्या होता है कि देयर इज़ एन एक्सेलरेशन। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अप्लाई होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन जो है वो इन दो इक्वेशन से आप देखते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है। अब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट फोर्स जो है, इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर फोर्स होगी और एक्सर्ट होगी बॉडी पे तो फास्टर ऑब्जेक्ट मूव करेगा और ज़्यादा ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अटेन मच एक्सेलरेशन। और अगर जो है बॉडी मैसिव है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। अगर जैसे व्हेन वेयर एज द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्लोअर द ऑब्जेक्ट विल मूव शोइंग लेस एक्सेलरेशन। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैसिव बॉडी होगी, ग्रेटर मास ऑफ द बॉडी होगा तो वो लेस मूव करेगा, और जब लेस मूव करेगा तो वो लेस एक्सेलरेशन शो करेगा एज़ कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट, यानी कि हल्का ऑब्जेक्ट जिसके दोनों दो हैं, उन दोनों के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक के ऊपर कम लगा रहे हैं, एक पे दोनों पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक मैस हल्का मैस है, एक हैवी मैस है। तो उसमें से जो मैसिव है वो कम मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन जो हल्का है उस पर वही फोर्स लगी है तो वो ज़्यादा मूव करेगा और जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वी कैन अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल छोटी सी दी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए,
ठीक है। और इसमें से एक्सेलरेशन हमने चेक करना है दोनों का, कि हमने फोर्स सिमिलर अप्लाई करने लगे हैं और मैस दोनों के डिफरेंट हैं, तो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये फॉर्मूले से आप ड्राइव कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, और इधर भी ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम यूज होगा। अब आपके पास दो मैस हैं, M1 फोर्स आपके पास है इक्वल एक ही 200 न्यूटन, और मैस 1 आपके पास है 4 kg और M2 है आपके पास 2 kg। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में F ओवर M1, तो इसमें क्या हुआ कि 200 ओवर M1 कितना है 4 kg, तो ये आ गया आंसर हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है। दूसरी तरफ देखते हैं कि M2 अगर आपके पास जो है वो 2 kg का है, तो फिर जो फोर्स लगेगी, फोर्स F इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ओवर M2, एफ हमारे पास वही है 200 न्यूटन जो इसमें भी थी, इसमें भी है। इसको डिवाइड किया हमने 2 kg से, तो हमारे पास आ गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि जो जिसका मैस ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है, जिसका मैस कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। सिंपल कि जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर और हैवी ऑब्जेक्ट दोनों को बराबर, अगर तो हम अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हैं फिर तो एक और बात है, लेकिन आपने सेम फोर्स लगानी है लेकिन ऑब्जेक्ट का मैसेज डिफरेंट है, तो फिर हैवी जो है वो लेस एक्सेलरेट होगा और जो हल्का है वो मोर एक्सेलरेट होगा। ठीक हो गया। तो आगे एग्जांपल देखते हैं हम। इसकी एग्जांपल्स हैं कि इफ़ यू यूज़ द सेम फोर्स टू पुश, फॉर एग्जांपल, यानी अगर आप सेम फोर्स ट्रक पे भी और कार पे भी अप्लाई करते हैं तो देन व्हाट विल बी, ये होगा कि कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन द ट्रक बिकॉज द कार हैज़ लेस मैस। क्या होगा कि आपने सेम फोर्स लगाई, ठीक है, एक कार पे भी और एक ट्रक पे, ट्रक और कार पे, ठीक है, तो क्या हुआ, मोर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द कार एज कंपेयर टू ट्रक, क्योंकि कार जो है वो लेस मैसिव है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, दूसरी है कि इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। फॉर एग्जांपल आप मॉल में गए, शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ पे आपने कार्ट ली है, कार्ट आपकी खाली है। जब आपकी कार्ट खाली है तो क्या होगा कि वो लेस मोर एक्सेलरेट होगी, आप उसको खाली को बहुत तेज़ी से मूव कर लेंगे और उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब आप उसके अंदर शॉपिंग करके लगेज रख देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वो हैवी हो जाएगी, उसका मैस जो है वो हैवी हो जाएगा और मैसिव हो जाएगी, तो फिर वो कम एक्सेलरेट करेगी, यानी कि लेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया, बात समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप करेंगे हम नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, उसके बाद इस चैप्टर के थर्ड लॉ करेंगे, उसके बाद फिर 2 डेरिवेशंस हैं छोटी छोटी वो करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।